चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। जमा जमाएं दो प्रकार की होती हैं, मांग जमा, अवधि जमा। मांग जमा भी दो प्रकार की होती है, बचत खाता, चालू खाता। मांग जमा में बचत खाता, चालू खाता दो खाते होते हैं, और अवधि जमा में सावधि जमा, आवर्ती जमा दो जमा इसमें होती है, सावधि जमा, आवर्ती जमा। बचत खाता, इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कभी कभी जमा करवाया जाता है और कभी कभी धन निकाला जाता है। इस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। चालू खाता, ये सामान्यतः व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें कितने भी लेन देन किए जा सकते हैं, इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। सावधि जमा एफडी, सावधि जमा एफडी, इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा करवाया जाता है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। आवर्ती जमा आरडी, आवर्ती जमा आरडी, इसमें एक निश्चित समय के बाद ही धन निकाला जा सकता है, परंतु बार बार धन जमा करवाया जा सकता है। भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास। भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास। भारत में औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, जो भारत का पहला बैंक था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, जो भारत का पहला बैंक था। 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई। 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई, जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था। ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। एसबीआई का इतिहास। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1806 में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 1843 बैंक ऑफ मद्रास, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1806 बैंक ऑफ बंगाल। 1921 में इन बैंकों का विलय कर दिया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में इन बैंकों का विलय कर दिया गया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके लिए एसबीआई एक्ट पारित किया गया। इसका स्वामित्व आरबीआई के पास था। 2007 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। 2007 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। और 1959 में 8 रियासती बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया। 1959 में 8 रियासती बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। 1963 में एसबीबीजे का गठन किया। 1963 में एसबीबीजे का गठन किया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर 1963 में एसबीबीजे का गठन किया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एसबीआई में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसका 2008 में एसबीआई में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में एसबीआई में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 2017 में 5 सहायक बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। 2017 में 5 सहायक बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। एसबीबीजे पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर। एसबीबीजे पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। आरबीआई, इसमें 2 प्रकार के बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक
और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, सार्वभौमिक बैंक और विशेषीकृत बैंक। और सार्वभौमिक बैंक तीन प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक। विदेशी बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और विशेषीकृत बैंक चार तरह के होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, लघु वित्त बैंक एसएफबी, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक। विशेषीकृत बैंक चार प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक। गैर अनुसूचित क्षेत्र बैंक नीचे दिए गए हैं। और सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक के बाद सहकारी बैंक दो तरह के होते हैं, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है। वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है। इन बैंकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक, ये बैंक वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य करते हैं, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वभौमिक बैंक और विशेषीकृत बैंक। सार्वभौमिक बैंक ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। सार्वभौमिक बैंक ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान सेवाएं, लॉकर सेवाएं आदि। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वभौमिक को तीन श्रेणियों में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, एसबीआई 1 और राष्ट्रीयकृत बैंक 11। राष्ट्रीयकृत बैंक 11 और एसबीआई 1, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। निजी बैंक, इन बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है, आरबीआई के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस के आवेदनों की जांच करने के लिए 2013 में विमल जालान समिति का गठन किया गया। निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस के आवेदनों की जांच करने के लिए 2013 में विमल जालान समिति का गठन किया गया, जिसकी शर्तें थी न्यूनतम पूंजी ₹1000 करोड़, न्यूनतम पूंजी ₹1000 करोड़, बैंकिंग क्षेत्र का 10 वर्षों का अनुभव और 25% शाखाएं ऐसे क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य जहां पहले से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध ना हो। 2016 में आरबीआई द्वारा ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था को अपना लिया गया है, जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के 21 बैंक हैं। विदेशी बैंक ऐसे बैंक जिनका स्वामित्व किसी विदेशी संस्था के पास होता है। ये भारत में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं और सहायक बैंक की स्थापना भी कर सकते हैं। इन्हें भारत में कार्य के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी होती है। वर्तमान में भारत में 44 विदेशी बैंक कार्यरत हैं, जैसे HSBC, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और बारडेज, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। विशेषीकृत बैंक विभेदीकृत इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। ग्रामीण बैंक आरआरबी अध्यादेश 26 सितंबर 1975 को जारी हुआ। अध्यादेश 26 सितंबर 1975 आरआरबी अधिनियम 1976। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में खुला। आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत और अध्यादेश 26 सितंबर 1975। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में खुला। ये एक संयुक्त उपक्रम होते हैं
जिसमें केंद्र सरकार 50% हिस्सेदारी, राज्य सरकार 15% हिस्सेदारी और वाणिज्यिक बैंक 35% हिस्सेदारी। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबी नहीं खोले गए। 1 मई 2025 में एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत 26 आरआरबी का विलय कर दिया गया। अतः अब इनकी संख्या 28 रह गई है, जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विलय कर राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। पहले 28 + 26 54 बैंक थे और अभी राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। लघु वित्त बैंक स्थापना 2015 में उषा थोराड समिति की सिफारिश पर और भुगतान बैंक की स्थापना 2015 में नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश पर हुई। लघु वित्त बैंक के उद्देश्य लघु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और भुगतान बैंक के उद्देश्य भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। लघु वित्त बैंक की शर्तें: न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपए, प्रवर्तक की हिस्सेदारी 40%, यह सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। 50% ऋण या 25 लाख रुपए से कम राशि के होने चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण का लक्ष्य पीएसएल 75% होता है। वर्तमान में 11 ऐसे बैंक हैं जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और भुगतान बैंक की शर्तें: न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए, प्रवर्तक का हिस्सा 40%, यह सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, सावधि जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते। जमाएं अधिकतम 2 लाख तक स्वीकार, ये किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकते। ये डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। एसएलआर 75% व 25% बैंक खातों में जमा। वर्तमान में ऐसे 6 बैंक हैं जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। स्थानीय क्षेत्र के बैंक स्थापना 1996 नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। इनका कार्य क्षेत्र 3 जिलों तक सीमित होता है। ये अनुसूचित व गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भारत में कुल ऐसे 4 बैंक खोले गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 2 ही है, सभी दक्षिण भारत में हैं। सहकारी बैंक वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए, खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन। एक सबके लिए और सब एक के लिए, खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन। सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से। नियमन वर्तमान में आरबीआई द्वारा। पहले कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं परंतु अब दिया जाता है। ग्रामीण सहकारी बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। राज्य स्तर एपेक्स बैंक द्वारा, जिला स्तर पर डीसीसीबी द्वारा और ग्राम स्तर पर पीएसीएस द्वारा। राज्य स्तर पर दीर्घकालीन ऋण राज्य स्तर पर एसएलडीबी द्वारा और जिला स्तर पर पीएलडीबी द्वारा। नाबार्ड बैंक का सहयोग से डीसीसीबी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी,
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। SLDB राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। PLDB प्राथमिक भूमि विकास बैंक, PLDB प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। राज्य सहकारी बैंक की स्थापना राज्य के कानून के माध्यम से की जाती है। राज्य सहकारी बैंक की स्थापना राज्य के कानून के माध्यम से की जाती है। इसका नियमन RBI तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका नियमन RBI तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्जीवित संस्था नाबार्ड है। राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्जीवित संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI स्थापना 1 अप्रैल 1935 RBI एक्ट 1934 के माध्यम से। स्थापना 1 अप्रैल 1935 RBI एक्ट 1934 के माध्यम से। अतः ये एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है। अतः ये एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है। इसकी सिफारिश हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई 1926 में। इसकी सिफारिश हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई 1926 में। प्रारंभ में यह एक निजी संस्था थी तथा प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। प्रारंभ में यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी तथा प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1 जनवरी 1949 RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया। यह शुरुआत से ही केंद्रीय बैंक था। इसका प्रमुख गवर्नर कहलाता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की जा सकती है। फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख CD। वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा बीकानेर के। ये एक स्वायत्त संस्था है अर्थात इसके कार्यों में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यद्यपि RBI अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार RBI को जनहित में निर्देश दे सकती है। यद्यपि RBI अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार RBI को जनहित में निर्देश दे सकती है। गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करेगी। गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। RBI के कार्य: मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा जारी करना। नंबर 1 कार्य मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा जारी करना। रुपए 2 और उससे अधिक मूल्य के नोट RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। रुपए 2 और उससे अधिक मूल्य के नोट RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। रुपए 1 का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यह वैध मुद्रा होती हैं अर्थात इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। नोट की प्रिंटिंग 4 स्थानों पर होती है। नासिक महाराष्ट्र SPMCIL, देवास मध्य प्रदेश SPMCIL और सालबोनी पश्चिम बंगाल BRBNMPL, मैसूर कर्नाटक BRBNMPL। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, सालबोनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक। और सिक्कों की ढलाई
4 स्थानों पर होती हैं SPM CIL द्वारा सिक्कों की ढलाई। नोएडा दिल्ली कलकत्ता पश्चिम बंगाल और मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। नोएडा दिल्ली कलकत्ता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना। SPMCIL की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LTD। और BRBNMPL की फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक प्राइवेट लिमिटेड RBI। BRBNMPL की फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड RBI। मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था। मुद्रा के मूल्य का सोना रिजर्व रखना होता है। स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, मुद्रा के मूल्य का सोना रिजर्व रखना होता है। आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, मुद्रा के मूल्य का कुछ प्रतिशत सोना रिजर्व में रखना होता है। न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, RBI को रुपए 900 करोड़ की परिसंपत्तियों रिजर्व में रखनी होती है। 115 करोड़ की स्वर्ण बुलियन प्लस 85 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियां रखनी होती हैं। ये व्यवस्था 1956 से अपनाई गई है। जब भी RBI द्वारा मुद्रा जारी की जाती है तब रिजर्व में सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। RBI के द्वारा जारी की गई मुद्रा वैध मुद्रा होती है, अर्थात भारत में कोई भी इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। सरकार मुद्रा की वैधता को समाप्त कर सकती है, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। अब भारत में 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है, 1946, 1978, 2016 नवंबर 7-8। 1946, 1978, 2016 नवंबर 7-8। 2023 में RBI ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस ले लिया, किंतु यह विमुद्रीकरण नहीं है क्योंकि मुद्रा की वैधता को समाप्त नहीं किया गया है। डिजिटल मुद्रा, हाल ही में RBI के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की गई है जिसे ई-रुपी कहा जाता है। ई-रुपए 2 प्रकार का होता है। ई-रुपए होलसेल 1 नवंबर 2022 को जारी। ई-रुपए होलसेल 1 नवंबर 2022 को जारी और ई-रुपए रिटेल 1 दिसंबर 2022 को जारी। 1 दिसंबर 2022 को रिटेल और होलसेल 1 नवंबर 2022 को जारी। ई-रुपी 2 प्रकार के होते हैं, होलसेल थोक और ई-रुपए रिटेल खुदरा। इस होलसेल का इसका प्रयोग बैंकों के बीच की लेन देन, RBI और बैंकों के बीच की लेन देन आदि के लिए किया जाता है। और ई-रुपए रिटेल खुदरा का इसका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता और व्यवसाय के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। विकास कैसे हुआ? पहले वस्तु विनिमय, उसके बाद धातु मुद्रा जैसे सोना चांदी तांबा आदि का प्रयोग, फिर सांकेतिक मुद्रा स्वयं का कोई मूल्य नहीं जैसे कागजी मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी, फिर फिएट मुद्रा सांकेतिक मुद्रा किसी सक्षम संस्था द्वारा जारी, फिएट मुद्रा सांकेतिक मुद्रा। लीगल टेंडर, फिएट मुद्रा स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। अभी लीगल टेंडर फिएट मुद्रा स्वीकार करने से इन्हें मना नहीं किया जा सकता। अभी 700 अरब डॉलर है। बैंकों की विनियामक संस्था, बैंकों की विनियामक संस्था, RBI बैंकों की विनियामक संस्था है। RBI बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। यदि कोई बैंक RBI के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो RBI उसे पर कार्रवाई कर सकता है। RBI लाइसेंस निरस्त भी कर सकता है। बैंकों के विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बनाया गया। RBI द्वारा भुगतान की प्रक्रिया का भी विनियमन किया जाता है। इसके लिए पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बनाया गया। एक्ट 2007 बनाया गया। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नंबर 3, सरकार का बैंकर। RBI सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करती हैं। सरकार के द्वारा ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। बाहरी ऋणों का प्रबंधन स्वयं सरकार के द्वारा किया जाता है।
नंबर 4 विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मुख्य तत्व होते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF की टोकन करेंसी। विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF की टोकन करेंसी। रिजर्व ट्रेंच, IMF को जमा हमारा पैसा लेना के पास जमा हमारा पैसा लेना। रिजर्व ट्रेंच, IMF के पास जमा हमारा पैसा लेना। स्पेशल डिपॉजिट राइट। क्रेडिट ट्रेंच। 5 विनिमय दर का प्रबंधन। नंबर 5 विनिमय दर का प्रबंधन। विनिमय दर वह दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है। विनिमय दर का निर्धारण मांग व आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। इस दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे प्रतिबंध करने की आवश्यकता होती है। बाजार में विदेशी मुद्रा अधिक है तो RBI द्वारा खरीद ली जाती है और बाजार में विदेशी मुद्रा कम है तो RBI द्वारा बिक्री की जाती है। डॉलर महंगा तो बेच देगी, डॉलर सस्ता तो खरीद लेगी। समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस की सुविधा। समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस की सुविधा बैंकों के बीच लेन देनों को पूरा करने का कार्य RBI के द्वारा किया जाता है। इसे क्लियरिंग हाउस की सुविधा कहा जाता है। एग्जाम्पल चेक क्लियरिंग। नंबर 7 तरलता का नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसके लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 2 प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नंबर 2 सांविधिक तरलता अनुपात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। नंबर 3 बैंक रेट, बैंक दर। नंबर 4 रेपो रेट, रेपो दर। नंबर 5 रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नंबर 5 रिवर्स रेपो रेट। नंबर 6 MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। नंबर 7 SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। नंबर 8 ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार का प्रचालन। नंबर 9 LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। गुणात्मक उपाय मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन रिक्रूटमेंट। नंबर 2 कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख नियमन। नंबर 3 क्रेडिट राशनिंग, नंबर 3। नंबर 4 मॉरल शोषण, नैतिक दबाव। नंबर 5 डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। मात्रात्मक उपाय कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं की कुछ प्रतिशत राशि नकद में RBI के पास रखनी होती है, जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता है। CRR 3%, कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं की कुछ प्रतिशत राशि नकद में RBI के पास रखनी होती है, जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता। नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। सरकार के पास में SLR कहते हैं 18%। एग्जाम्पल स्वर्ण, नकद, सरकारी प्रतिभूतियां। मोस्ट बैंक जमाएं निवल शुद्ध जमा एवं अवधि देयताएं। NDTL, बैंक डिपॉजिट्स, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है। CRR और SLR के प्रावधानों द्वारा बैंक की जमाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इनका प्रयोग संकट काल में किया जा सकता है। CRR और SLR को संयुक्त रूप से सांविधिक आरक्षित आवश्यकता कहा जाता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट SRR, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक रेट। नंबर 3 वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है
इसे दंडात्मक दर पीनल रेट भी कहा जाता है। यदि कोई बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करता है तब उस बैंक पर दंडात्मक दर लगाई जाती है। CRR और SLR का पालन नहीं करने पर। नंबर 4, तरलता समायोजन सुविधा LAF। तरलता समायोजन सुविधा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे RBI द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया 1998 नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। इसके तहत रेपो रिपर्चेज ऑप्शन मार्केट का विकास किया गया। इसमें धन विक्रेता ऋण प्रदाता के पास एक निश्चित समय के बाद धन को वापस लेने का विकल्प होता है। रेपो मार्केट के तहत RBI और बैंकों के बीच अल्पकालिक लेन देन होता है, जिसे कोलेट्रल गिरवी रखना के रूप में भी सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग होता है। यदि देनदार धन नहीं चुका पाता है तो इन प्रतिभूतियों को बाजार में बेच दिया जाता है। इसकी ब्याज दर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसकी ब्याज दर को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट रिपर्चेज ऑप्शन वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखता है, परंतु SLR की सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दर है। इसे नीतिगत दर बेंचमार्क दर भी कहते हैं। नीतिगत दर बेंचमार्क दर। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अपने धन को RBI के पास अल्पकाल के लिए जमा करवाते हैं। इस पर RBI के द्वारा बैंकों को ब्याज दिया जाता है। इसके लिए RBI के द्वारा बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती हैं। यह दर रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट। और 5, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा। इसे 2011 में शुरू किया गया। इसके तहत RBI बैंकों को एक दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है। इसके तहत SLR की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है। इसे भी दंडात्मक दर पीनल रेट कहा जाता है। वर्तमान में यह दर बैंक दर के बराबर होती है। बैंक रेट MSF रेपो रेट प्लस 0.25%। रेपो रेट प्लस 0.25% बैंक रेट MSF रेट कहलाती। इसके तहत बैंक को न्यूनतम 1 करोड़ लेने होंगे तथा अधिकतम कुल जमाओं का 1% ले सकेगा। इसके तहत बैंक को न्यूनतम 1 करोड़ लेने होंगे तथा अधिकतम कुल जमाओं का 1% ले सकेगा। नंबर 6, स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF जब बैंक के द्वारा RBI के पास अतिरिक्त धन जमा करवाया जाता है जिस पर RBI ब्याज चुकाता है, इस ब्याज दर को SDF कहा जाता है। जब बैंक के द्वारा RBI के पास अतिरिक्त धन जमा करवाया जाता है जिस पर RBI ब्याज चुकाता है, इस ब्याज दर को SDF कहा जाता है। ये रिवर्स रेपो रेट से भिन्न है क्योंकि RBI को बैंकों के पास किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। SDF रेपो रेट प्लस रेपो रेट माइनस 0.25%। SDF रेपो रेट माइनस 0.25%। इस व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। यदि मुद्रास्फीति की दर अधिक है तब RBI द्वारा CRR SLR बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट MSF SDF आदि को बढ़ाया जाता है। यदि अस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है तब RBI द्वारा CRR SLR बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट MSF SDF आदि को कम किया जाता है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं हैं। इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है OMO के तहत। यदि मुद्रास्फीति की दर अधिक है तब RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है। यदि अस्फीति या आर्थिक मंदी की स्थिति है तब RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है। LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO। इसकी शुरुआत कोविड संकट काल के दौरान वर्ष 2020 में की गई है। यह तरलता नियंत्रण का एक अतिरिक्त उपाय है। इसके तहत बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर रेपो रेट के बराबर रखी गई।
इसके तहत बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध प्रदान किए गए हैं जिन पर ब्याज दर रेपो रेट के बराबर रखी गई। नीति के प्रकार। जब ब्याज दरें कम हो तो कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, उदार मौद्रिक नीति। जब ब्याज दरें कम हो तो उसे कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, उदार मौद्रिक नीति। जब ब्याज दरें उच्च हो तो उसे कहते हैं संकुचित मौद्रिक नीति या महंगी मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति। संकुचित मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति जब ब्याज दरें उच्च हो तो, और विस्तारवादी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, उदार मौद्रिक नीति जब ब्याज दरें कम हो तो। यह मौद्रिक नीति के प्रकार। नंबर 2, गुणात्मक उपाय। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन आवश्यकता, MR। इसका अर्थ है जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके अनुपात में कितना ऋण दिया जा सकता है। जैसे 1 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति गिरवी रखी जाती है तथा मार्जिन आवश्यकता 20% है, तब 80 लाख रुपए का ही ऋण दिया जा सकता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है। मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता कम की जाती है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है। नंबर बी, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन उपभोक्ता साख नियमन, CCR। इसके तहत डाउन पेमेंट के साथ ऋण की शर्तों में बदलाव किया जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है ऋण की शर्तें कठोर तथा डाउन पेमेंट को बढ़ाया जाता है। यदि मंदी की स्थिति है तो ऋण की शर्तें आसान तथा डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है। क्रेडिट राशनिंग। नंबर सी, क्रेडिट राशनिंग, जिसे CR भी कहते हैं। इसमें मुद्रास्फीति में उपभोक्ता को ज्यादा लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा जिससे मांग बढ़ती है, और अविस्फीति में निवेशक को ज्यादा लोन दिया जाता है जिससे आपूर्ति बढ़ती है, उसे अविस्फीति कहते हैं। इसके तहत ऋणों को उपभोक्ताओं व निवेशकों में बांटा जाता है, CR क्रेडिट राशनिंग के द्वारा। यदि महंगाई की स्थिति है तो निवेशकों को अधिक ऋण दिए जाते हैं। यदि मंदी की स्थिति हो है तो उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिए जाते हैं। डी, नैतिक दबाव, मोरल सोशन, MS। RBI के द्वारा बैंकों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए, मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए। नैतिक दबाव RBI के द्वारा बैंकों पर नैतिक दबाव बनाया जाता है महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए व मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए। ई, डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। इसके तहत RBI के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती। डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। इसके तहत RBI के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है।